हेलो गाइस, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं साइको फॉर यू। सो गाइस, हमारा फिफ्थ चैप्टर चल रहा था जिसमें हमने दो पार्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। फिफ्थ चैप्टर में हमने दो पार्ट्स कर लिए थे। सो उन दो पार्ट्स की अगर वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पहले वो दो पार्ट्स देख लें। और जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं सो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे जो भी वीडियोज़ हम आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। सो गाइज़, हम अपना जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिहेवियर थेरेपी। ठीक है। सो हमने लास्ट वीडियो में हमने साइकोडायनामिक थेरेपी किया था, जो कि सिगमंड फ्राइड था। सिगमंड फ्राइड ने जिनका निर्माण जन्मदाता थे जिनके, और जिसमें हमने फ्री एसोसिएशन टेस्ट और ड्रीम इंटरप्रिटेशन या ड्रीम एनालाइज मेथड किया था। ठीक है। सो बिहेवियर थेरेपी, देखो बिहेवियर से आप इतनी बात तो अपने माइंड में सेट कर दो कि जो कि व्यवहारवाद है ना। सो व्यवहारवाद जो आता है वो इसमें आता है कि व्यवहारवाद जो था उसका क्या सोचना था। सो बिहेवियर में ज़्यादातर जो कि लर्निंग थ्योरी हैं वो आएंगी हमारे पास। इसमें जो भी लर्निंग थ्योरी हमने की है, जैसे कि अगर बात करें हम पैब्लो की थ्योरी की, क्लासिकल कंडीशनिंग है ना, स्किनर की थ्योरी की जो कि इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी थी, जिसमें रेनफोर्समेंट वर्ड वगैरह उन्होंने मीन्स लिए थे कि पुनर्बलन देख करके हम व्यवहारों में सुधार कर सकते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें इसी में आएगी। ठीक है। सो पहले हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या इन्होंने दिया है, क्या कह रहे हैं। सो हमारे पास कह रहे हैं बिहेवियर थेरेपीज पोस्टुलेट दैट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइज बिकॉज ऑफ फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न और थॉट पैटर्न। तो ये कह रहे हैं कि जो कि व्यवहार एक बिहेवियर थेरेपीज हैं, तो उनका यह मानना है कि जो कि मनोवैज्ञानिक जो कि व्यवहार होता है, सॉरी, जो मनोवैज्ञानिक विकार होता है, ठीक है, जो कि दोषपूर्ण व्यवहार होता है, ठीक है, तो वह किसकी वजह से, वह फाल्टी बिहेवियर जो हमारा होता है उसके कारण, जो जहाँ हमारे जो विचार पैटर्न होता है, जो हमारा थॉट पैटर्न होता है, जो अच्छा नहीं होता, बुरा होता है, उसके कारण ही हमें मीन्स जो या किसी व्यक्ति में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है वो क्या होती है, क्रिएट होती है। मीन्स सिंपल सी बात है कि जो मनोवैज्ञानिक विकार, जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस पैदा हुए हैं, वह किसके कारण, वह बिकॉज ऑफ फॉल्टी बिहेवियर पैटर्न और थॉट पैटर्न्स के द्वारा इसमें पैदा हो रहे हैं व्यक्ति के व्यवहारों में। ठीक है। सो कह रहे हैं इट इज़ देयर फॉर द फोकस ऑन द बिहेवियर और थॉट्स ऑफ द क्लाइंट इन द प्रेजेंट। तो इसलिए यहाँ पे जो मेन फोकस किस पर किया जाए, तो मेन फोकस किया जाए जो भी क्लाइंट होता है उसके बिहेवियर पैटर्न पर या थॉट्स पैटर्न पर, उसका मीन्स जो भी थेरापिस्ट है वो फोकस करे क्लाइंट के मीन्स बिहेवियर पैटर्न पर या थॉट्स पैटर्न पर। मीन्स अगर वह उसमें सुधार करना चाहता है तो कह रहे हैं द पास्ट इज रेलेवेंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर एंड द थॉट पैटर्न। क्योंकि इसमें जो मेन जो पास्ट है, तो उस पास्ट को मीन्स जस्ट उस पास्ट का प्रयोग क्या किया जाता है, मीन्स यह समझने के लिए किया जाता है कि जो दोषपूर्ण व्यवहार था, जो फाल्टी बिहेवियर था या दोषपूर्ण विचार है, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह समझने के लिए जस्ट हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं यहाँ पर। ठीक है। क्योंकि जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही है, देखो पास्ट को कभी भी बदला नहीं जा सकता, ये तो आपको पता है, पास्ट तो हमारा निकल गया है ना, लेकिन जो प्रेजेंट में चीज़ें चल रही है उसको तो हम बदल सकते हैं ताकि हमारा फ्यूचर सही हो सके, है ना। सो यहाँ पे जस्ट पास्ट को एनालाइज किया जाता है बिहेवियर थेरेपी में, जस्ट यह देखने के लिए जो फाल्टी बिहेवियर था एंड थॉट्स पैटर्न था, जो उसका बुरा व्यवहार बन गया है, ठीक है, वह क्यों बना है, कैसे बना है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जस्ट पास्ट का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन पास्ट को यहाँ पे हम बदल नहीं सकते। ठीक है। सो कह रहे हैं पास्ट इज नॉट एक्टिवेटेड और रेलिव्ड। तो यहाँ पे यही बात कही है, क्योंकि व्यक्ति का जो पास्ट होता है वह एक्टिवेट नहीं होता, वह तो निकल चुका है ना। तो इसलिए यहाँ पे आगे कह रहे हैं ओनली द फाल्टी पैटर्न आर करेक्टेड इन द प्रेजेंट। तो जो हमारा सिर्फ वर्तमान में जो केवल चल रहा होता है फाल्टी पैटर्न्स, जहाँ जो बुरा व्यवहार चल रहा होता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं प्रेजेंट में। ठीक है। तो जो हमारा वर्तमान में हम उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है। सो कह रहे हैं the clinical application of learning theory principle constitute behavior therapy. Behavior therapy consists of a large set of specific techniques and interventions. It is not unified theory. तो इसमें कह रहे हैं कि भाई जो भी लर्निंग के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं कॉन्सेप्ट का प्रयोग के द्वारा ही, मीन्स जो भी क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ लर्निंग थ्योरी है, ठीक है, तो उनके प्रयोग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एक क्लाइंट को ठीक कर सकते हैं, एक हम जो थेरेपी है उसका यूज़ कर सकते हैं। सो जो हमारे पास जो भी बिहेवियर थेरेपी होती है, ठीक है, सो उसमें विशेष कुछ जो टेक्निक्स होती हैं, तकनीकें होती हैं, ठीक है, जहाँ सुधार करने वाली कुछ टेक्निक्स होती हैं सुधार करने वाली, ठीक है, तो उसका हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और कही गई है, यहाँ पे कह रहे हैं इट इज़ नॉट ए यूनिफाइंग थ्योरी। तो यह एक मीन्स यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, मतलब कि एक सिर्फ एकीकृत सिद्धांत नहीं है, जो है एक ही सिद्धांत नहीं है, इसमें कई सारी चीज़ें थ्योरी मीन्स कई सारे सिद्धांत आ जाते हैं, बहुत सारी लर्निंग थ्योरी आ जाती हैं, जैसे कि पैब्लो की अलग से हो गई, स्किनर की अलग से हो गई, है ना, बंडूरा की जो कि सोशल लर्निंग थ्योरी थी,
वो अलग से हो गई, ठीक है। और थॉर्नडाइक ने अलग से थ्योरी दी लर्निंग की। सो जो हमारे पास गैने थे उन्होंने अलग से थ्योरी दी थी, है ना। सो उन्होंने आर्ट लर्निंग प्रोवाइड की थी, है ना, एक रेकिकल मॉडल में। तो वो सारी चीज़ें जो हमारे पास चलती हैं, तो इसलिए उसको यूनिफाइड थ्योरी नहीं कहा। इसमें काफ़ी चीज़ें आ सकती है। कहते हैं विच इज़ अप्लाइड इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लिनिकल डायग्नोसिस और द सिम्टम प्रेजेंट। मीन्स जिसे कि जो कि एक क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए, जहाँ जो भी उसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं वर्तमान में जो देखे जा रहे हैं सिम्टम्स, तो उनके लिए हम मीन्स उन थ्योरीज का अलग अलग तरीके से इररिस्पेक्टिबल तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हैं, जो भी अलग अलग थ्योरीज होती हैं। सो इसमें आगे कह रहे हैं द सिम्टम्स ऑफ द क्लाइंट एंड द क्लिनिकल डायग्नोसिस आर द गाइडिंग फैक्टर्स इन द सिलेक्शन ऑफ द स्पेसिफिक टेक्निक्स और द इंटरवेंशन टू बी अप्लाइड। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं अलग अलग टेक्निक्स का, या जो भी हम इंटरवेंशंस का प्रयोग कर रहे हैं क्या करने के लिए, जो भी व्यक्ति में कुछ लक्षण होते हैं या उनका कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस करना है, ठीक है, उसके लिए जो भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनका वो मीन्स चीज़ें हैं वो हमें एक तरीके का गाइडिंग फैक्टर प्रोवाइड करेगी, ठीक है। एक तरीके का हमें मीन्स गाइड करने वाले कुछ कारक आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ फोबिया और एक्सेसिव एंड ट्राइपलिंग फियर्स वुड रिक्वायर द यूज ऑफ वन सेट ऑफ टेक्निक। मीन्स यहाँ पे जो भी फोबिया होता है या कुछ एक्सेसिव बिहेवियर होता है किसी व्यक्ति का, या जो भी एक तरीके का भय होता है, डर होता है, तो उसको मीन्स उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमें किसी टेक्निक का एक सेट यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। विच दैट ऑफ एंगर आउटवर्स्ट वुड रिक्वायर अनदर। और यदि उस किसी व्यक्ति में ज़्यादा एंगर है, गुस्सा है, तो उसके लिए हमें कुछ अलग टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लर्निंग थ्योरी है, जो बिहेवियर पैटर्न होता है, फाल्टी बिहेवियर पैटर्न, ठीक है, उसको मीन्स दूर करने के लिए लर्निंग थ्योरी या टेक्निक्स हैं जो भी अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने दी हैं, तो जहाँ अलग अलग व्यवहारवादियों ने दी है, उनका अलग अलग तरीके से ही यूज़ होगा, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा फोबिया को दूर करने के लिए अलग टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और एंगर जो होता है उसको दूर करने के लिए अलग टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ए डिप्रेस्ड क्लाइंट वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम ए क्लाइंट हु इज़ एनेक्सियस। तो इसमें कहा है कि जो हमारे पास एक डिप्रेसिव क्लाइंट की अगर बात करें, ठीक है, तो उसके लिए जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग से होगा। मीन्स ये सारी चीज़ें इसमें बिहेवियर थेरेपी में कही गई है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी इज ऑन द फॉर्मुलेटिंग डिसफंक्शनल और फाल्टी बिहेवियर। मीन्स जो भी फाउंडेशन है बिहेवियर थेरेपी का, ठीक है, वह जो भी उसका बुरा व्यवहार होता है, जहाँ अच्छा व्यवहार नहीं होता व्यक्ति का, ठीक है, उसको मीन्स क्या करने के लिए, उस व्यवहार को मीन्स फॉर्मुलेट करने के लिए डिसफंक्शन होता है, जब फाल्टी बिहेवियर होता है, ठीक है, उसको फॉर्मुलेट, मीन्स फॉर्मुलेट का मतलब है कि उसको अच्छा बनाने के लिए, उसमें कुछ ना कुछ सुधार करने के लिए मीन्स बिहेवियर थेरेपी की फाउंडेशन रखी, ठीक है। तो उसको फाउंड किया बिहेवियर थेरेपी को। कह रहे हैं द फैक्टर विच रेनफोर्स एंड मेंटेन दिस बिहेवियर। तो इसमें जो मेन फैक्टर यूज़ होता है, ठीक है, तो वो रेनफोर्स वगैरह हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कारक है इसमें यूज़ हो सकते हैं। द डिवाइजिंग मेथड बाई विच दे कैन बी चेंज। तो कुछ ऐसे मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, विधियाँ यूज़ कर सकते हैं जिसके द्वारा हम व्यवहारों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मीन्स इसमें चीज़ें दी गई थी जो हमने बिहेवियर थेरेपी पढ़ा, ठीक है। सो बिहेवियर थेरेपी में हमने यही पढ़ा मेन कि इसका मानना यह है कि जो भी मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं, जहाँ बुरा व्यवहार होता है, उसका मेन कारण होता है कि व्यक्ति को पास्ट में कैसा मीन्स एनवायरनमेंट मिला, उसको पास्ट में क्या मिला। लेकिन इसमें अब पास्ट को तो हम बदल नहीं सकते, हम प्रेजेंट को बदल सकते हैं। इसलिए प्रेजेंट को बदलने के लिए इन्होंने कुछ अलग अलग टेक्निक्स ली है कि भाई कि जो भी अलग अलग टेक्निक्स होती है उनका अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक विकार होते हैं उनको दूर करने के लिए ही किया जाता है। अलग अलग टेक्निक्स इसमें ली है। इसलिए इसमें ये चीज़ एक कही थी कि यह एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, मतलब कि एक ही सिद्धांत इसमें नहीं आता, कई सिद्धांत आ जाते हैं, ठीक है। सो आगे का टॉपिक हमारे पास आता है मेथड ऑफ ट्रीटमेंट। मीन्स ट्रीटमेंट करने का अब मेथड क्या रहता है ना। सो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में मैं आपको कुछ जैसे कि सिद्धांत है उसके लिंक भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, जो आप देख सकते हो। जैसे कि हमारे पास क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है पैब्लो की, वो आप देख सकते हो कि कैसे व्यवहारों में सुधार किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास स्किनर की थ्योरी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक दो सिद्धांत लिखा देता हूँ, तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। देखो, एक तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आ सकती है, ठीक है, पैब्लो की, और एक इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी इसको हम बोल सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी या ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो कि स्किनर ने दी थी। और ऐसे ही मैं एक और बात करूँ, ट्रायल और एरर लर्निंग, ठीक है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग जो कि हमारे पास थॉर्नडाइक ने प्रोवाइड की थी, ठीक है। और ऐसे ही एक सिद्धांत आता है बंडूरा का सिद्धांत, जो कि है सोशल लर्निंग थ्योरी, ठीक है। सोशल लर्निंग थ्योरी आप SLT सिद्धांत इसको बोल सकते हो, बंडूरा का, ये आप देख सकते हो, ठीक है। जो कि कर्ट लेविन का सिद्धांत इसमें आ जाता है, आप कर्ट लेविन का सिद्धांत भी देख सकते हो, ठीक है, जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी,
फील्ड थ्योरी, ठीक है। और ऐसे ही साइन लर्निंग थ्योरी हमारे पास आ जाती है, ठीक है, टॉलमैन की साइन लर्निंग थ्योरी। तो ये कुछ सिद्धांत है जो कि आप देख सकते हो, इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये कुछ इसी को हम मेथड बोल सकते हैं, ये मेथड है ट्रीटमेंट के अलग अलग तरीके के, ठीक है। सो हमारे पास अब यहाँ पे थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि क्या दिया है इन्होंने। तो कह रहे हैं द क्लाइंट विद साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और विद फिजिकल सिम्टम्स विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूट टू फिजिकल डिसीज इज इंटरव्यूड विद ए व्यू टू एनालाइज हर और हिज बिहेवियर पैटर्न। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो क्लाइंट मीन्स जो भी क्लाइंट होते हैं जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होते हैं, जहाँ कुछ फिजिकल सिम्टम्स होते हैं लेकिन उनको शारीरिक बीमारी नहीं होती। तो यहाँ पे ये बात कही है कि वो फिजिकली तरीके से बीमार नहीं होते लेकिन फिजिकली कुछ सिम्टम आ जाते हैं क्योंकि उनका व्यवहार ही कुछ इस तरीके का आ जाता है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस की वजह से, ठीक है। सो उन जो भी उनसे ग्रस्त होते हैं तो उनका मीन्स इंटरव्यू लिया जाए। उनका इंटरव्यू इस दृष्टि से लिया जाता है कि उसके व्यवहारों के जो भी प्रतिरूप होते हैं, जब व्यवहारों का जो भी पैटर्न होता है उसको क्या किया जाए, एनालाइज किया जा सके, विश्लेषित किया जा सके उसको। सो इसमें हमारे पास कह रहे हैं गाइज कि बिहेवियर analyze is conducted to find malfunctioning behavior, the antecedent of faulty learning and the factor that maintains or continue faulty learning। तो यहाँ पे मीन्स ये कहा गया है कि व्यवहारों को एनालाइज किया जाता है, क्या फाइंड करने के लिए, जो भी उसका माल फंक्शनिंग बिहेवियर होता है उसको फाइंड करने के लिए। मीन्स जो भी ऐसा व्यवहार जिसको लोग पसंद नहीं करते, मीन्स एक तरीके का बुरा व्यवहार ही होता है, ठीक है, जिसको लोग पसंद नहीं करते, तो उस व्यवहार को फाइंड करने के लिए मीन्स व्यवहारों को का विश्लेषण किया जाता है। और कुछ इसमें जो भी कुछ कारक होते हैं, एंटीसीडेंट ऑफ फॉल्टी लर्निंग मीन्स कुछ ऐसे कारक जो कि व्यवहारों को आगे बनाए रखते हैं, जैसे कि कह रहे हैं द फैक्टर दैट मेंटेन टू कंटिन्यू फॉल्टी लर्निंग मीन्स उस सीखे हुए बुरे व्यवहार को जो आगे कारक बनाए रखते हैं, उन कारकों को भी फाइंड किया जाता है, उन फैक्टर्स को भी फाइंड किया जाता है। और जो दोष जो भी हमारा एंटीसीडेंट ऑफ फॉल्टी लर्निंग है मीन्स जो भी ऐसा व्यवहार जो पहले से, ठीक है, जो भी मीन्स पहले से मौजूद है उसके मीन्स बिहेवियर में या किसी क्लाइंट के बिहेवियर में, व्यक्ति के व्यवहारों में, ठीक है, उस व्यवहार को फाइंड करने के लिए भी जो बिहेवियर को एनालाइज किया जाता है, ठीक है, व्यवहारों को विश्लेषित किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं अब माल फंक्शनिंग जो बिहेवियर है, देखो यहाँ पे माल फंक्शनिंग बिहेवियर है, इसको ही एक डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। तो कह रहे हैं दूज बिहेवियर विच कॉज डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट मीन्स अब यहाँ पे जो माल फंक्शनिंग व्यवहार जो हमने पीछे अभी हमने पढ़ा था, यहाँ पे हमने पढ़ा था माल फंक्शनिंग बिहेवियर, ये आप देख सकते हो। तो इसको डिफाइन किया गया है यहाँ पे अलग से, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो ये क्या चीज़ है इसको मैं आपको बता देता हूँ कि कह रहे हैं माल फंक्शनिंग बिहेवियर आर दूज बिहेवियर्स विच काज डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट मीन्स यह वो व्यवहार होता है जो व्यक्ति को एक तरीके का कष्ट देता है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति अपने बुरे व्यवहारों में मीन्स मगन रहता है, वह बुरे व्यवहारों को लगातार करता रहता है, ठीक है। तो माल फंक्शनिंग बिहेवियर है वो उस तरीके का होता है। मीन्स इसको सिंपली हम हिंदी में एक तरीके का बुरा व्यवहार कह देते हैं, जहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यवहार जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं आता, ठीक है। सो आगे इसमें कहा है, आगे जो नेक्स्ट डेफिनेशन आई है एंटीसीडेंट फैक्टर की, है ना। एंटीसीडेंट फैक्टर का मतलब क्या है, अब इसको भी डिफाइन किया गया है यहाँ पे। ये चीज़ें आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो क्योंकि इससे ही क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है और एंटीसीडेंट फैक्टर क्या होते हैं। कह रहे हैं आर दूज काज विच प्रेडिस्पोज द पर्सन टू इंडल्ज इन दैट बिहेवियर मीन्स अब यह वो कारक होते हैं। अब ये एंटीसीडेंट एक तरीके के कारक हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि व्यक्ति को जो भी वह दोषपूर्ण व्यवहार कर रहा है ना, ठीक है, तो उसको उसमें ही क्या रखते हैं, बिजी रखते हैं उसमें, मीन्स उस दोषपूर्ण व्यवहार को करने में आगे कंटिन्यू इसको करते रहते हैं, ठीक है। आगे मीन्स वो मगन रहता है अपने उस व्यवहार को करने के लिए। ये वो कारक होते हैं जो बुरा व्यवहार करने के लिए मीन्स व्यक्ति को मगन रखते हैं, बिजी रखते हैं, वह व्यवहार करता रहता है बुरा, ठीक है, और ये हानिकारक होते हैं व्यक्ति के लिए। उसके बाद हमारे पास आया है नेक्स्ट मेंटेनिंग फैक्टर, ठीक है। सो मेंटेनिंग फैक्टर कह रहे हैं दूज फैक्टर विच लीड टू द प्रेजिडेंस ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर। तो यह वो कारक होते हैं, मेंटेनिंग फैक्टर में वो कारक आते हैं मीन्स जो व्यक्ति के दोषपूर्ण व्यवहार को आगे प्रेजेंट में और फ्यूचर में जारी रखने के लिए जो भी उसका बुरा व्यवहार है उसको मीन्स प्रेरित करते रहते हैं, उसको इंस्पायर करते रहते हैं कि भाई तुम बुरा व्यवहार अपना जारी रख, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें पढ़ी, फंक्शनिंग माल फंक्शनिंग बिहेवियर और एंटीसीडेंट फैक्टर और एक मेंटेनिंग फैक्टर, है ना। तो ये तीन चीज़ें हमने पढ़ी हैं, इन तीनों चीज़ों को मैंने डिफाइन कर दिया और आप अपनी कॉपी पे नोट कर दो। यहाँ पे ये अलग अलग दो फैक्टर पढ़े और एक हमने व्यवहार पढ़ा। माल फंक्शनिंग व्यवहार जस्ट बुरा व्यवहार, ठीक है, जो क्लाइंट को एक तरीके का दुख भी देता है लेकिन वह उस अपने बुरे व्यवहार में ही मगन रहता है। एंटीसीडेंट फैक्टर हमने किया कि यह उस व्यवहार को बिजी रखते हैं, ठीक है, और मेंटेनिंग हमने फैक्टर किया कि यह उस व्यवहार को जो बुरा व्यवहार होता है उसको वर्तमान में आके जारी करने के लिए उसको प्रेरित
प्रेरित करते रहते हैं, ठीक है। और ताकि व्यवहार है जो स्थायित्व बना रहे, मीन्स व्यवहार लंबे समय तक बना रहे, बुरा व्यवहार, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, एन एग्जाम्पल वुड बी ए यंग पर्सन हु हैज़ एक्वायर द माल फंक्शनिंग बिहेवियर ऑफ स्मोकिंग एंड सीक्स हेल्प टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग। तो यहाँ पे मीन्स एक इन्होंने ये एग्जाम्पल लिया है कि एक यंग व्यक्ति है या बच्चा है जो कि एक तरीके का व्यवहार सीख लेता है जो कि स्मोकिंग का व्यवहार है, जो कि बुरा व्यवहार है, ठीक है, उसने अर्जित कर लिया व्यवहार। एंड सीक हेल्प टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग, लेकिन कह रहे हैं वह उससे छुटकारा पाने के लिए कुछ सहायता चाहता है, ठीक है, वह छुटकारा पाने के लिए उससे सहायता चाहता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं बिहेवियर एनालाइज कंडक्टेड बाय interviewing the client and the family members reveals that the person started smoking when he was preparing for the annual examination। तो यहाँ पे मीन्स जो भी अब हम जो मेथड यूज़ करेंगे, जो भी मीन्स वह अब छुटकारा पाना चाहता है उस व्यवहार से जो उसने स्मोकिंग वाला व्यवहार अर्जित कर लिया, लेकिन जब उसके व्यवहारों का विश्लेषण किया जाता है तो उस टाइम पे मीन्स जब उसको विश्लेषण किया जाता है कि उसके परिवार से या उसकी फैमिली के मेंबर से जो भी कुछ पूछा जाता है कि यह व्यवहार कब इसको स्टार्ट किया, तो मीन्स तब इंटरव्यू करने पर तब पता चलता है कि उसने स्मोकिंग करना तब स्टार्ट किया था कि जब उसकी वार्षिक परीक्षाएं हो रही थी, जब उसके एनुअल एग्जाम हो रहे थे। ही हैड रिपोर्टेड रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी अपॉन स्मोकिंग। तो मीन्स वह जो उस वार्षिक परीक्षा का उस पर टेंस था, एक तरीके का दबाव बना रहता था उस पर, जो भी उसकी दुश्चिंता बनी रहती थी, तो उससे वह दूर करने के लिए अपने मीन्स एग्जाम की एंग्जाइटी को दूर करने के लिए उसने मीन्स स्मोकिंग करना स्टार्ट कर लिया। और स्मोकिंग करने से उसको एक तरीके का आराम मिलता था, ठीक है, उसकी दुश्चिंता उससे दूर होती थी। दस एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन बिकम द कॉजेटिव और एंटीसीडेंट फैक्टर। तो इसी प्रकार यहाँ पे कह रहे हैं कि वही जो दुश्चिंता है वो एक तरीके का मीन्स एक तरीके का एंटीसीडेंट फैक्टर हो गई, मीन्स एक तरीके का वो एंटीसीडेंट कारक हो गई जो उसकी दुश्चिंता थी, ठीक है, जो उसको चिंता हो रही थी, ठीक है। सो चिंता होने वाली जो एक स्थिति बनी तो वह एक एंटीसीडेंट फैक्टर बन गया, ठीक है। द फीलिंग ऑफ रिलीफ बिकम मेंटेनिंग फैक्टर। तो जहाँ पे अब वह स्मोकिंग कर रहा था आराम, उस दुश्चिंता से छुटकारा पाने के लिए, है ना, तो वो जो कि उसको आराम मिलता था उसकी फीलिंग को हम मेंटेनिंग फैक्टर बोलेंगे। तो होप कि आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे बुरा व्यवहार आया, हमारे पास एग्जाम्पल में हमने पढ़ा बुरा व्यवहार आया मीन्स माल फंक्शनिंग बिहेवियर आया स्मोकिंग का। उसके बाद एनालाइज करने पर हमें पता चला कि उसने स्मोकिंग क्यों करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसके एनुअल एग्जाम चल रहे थे, है ना। तो एनुअल एग्जाम में जो उसकी दुश्चिंता थी, तो दुश्चिंता से छुटकारा पाने के लिए उसने क्या कर लिया, स्मोकिंग शुरू कर दी, है ना। तो दुश्चिंता एक तरीके का एंटीसीडेंट फैक्टर है, और दुश्चिंता जब उसको होती थी तो वह स्मोकिंग करता था, और स्मोकिंग से उसको एक तरीके का रिलैक्सेशन मिलती थी, एक तरीके का आराम मिलता था, और उस आराम को हम यहाँ पे बोलेंगे वह मेंटेनिंग फैक्टर है कि उसको आगे बनाए रखता है, उसका बुरा व्यवहार मीन्स यह आराम ही आगे उसको स्मोकिंग करने के लिए प्रेरित करता रहता है। तो होप के जो मेंटेनिंग फैक्टर हो गया और एंटीसीडेंट फैक्टर हो गया और माल फंक्शनिंग बिहेवियर होगा, ये तीनों चीज़ें आप जो कि हमने मेथड ऑफ ट्रीटमेंट किया तो इसमें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही इसमें चीज़ें आई थी जो मेन है हमारे पास, ठीक है। आगे हमारे पास देखो यहाँ पे दो चीज़ें अब मैं यहाँ पे और पढ़ूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ये दो चीज़ें आई हैं, एंटीसीडेंट ऑपरेशन एंड कंसीक्वेंट ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ें हैं कह रहे हैं। इसके बाद देखो कह रहे हैं वंस द फाल्टी बिहेवियर विच काज डिस्ट्रेस। तो जब एक बार जो फाल्टी बिहेवियर है, ठीक है, जो मीन्स दुखदाई होते हैं, जो एक तरीके का कष्ट देते हैं व्यक्ति को, ठीक है, तो जब उसका मीन्स उसकी पहचान कर ली जाती है, तो कह रहे हैं हैव बीन आइडेंटिफाई, जब उसकी पहचान कर ली जाती है अ ट्रीटमेंट पैकेज इज चूजन। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तरीके का ट्रीटमेंट पैकेज चूज करते हैं, मीन्स एक तरीके का की विधि चुनी जाती है कि कौन सी विधि द्वारा उसमें कुछ ना कुछ सुधार किया जाए। द एम ऑफ द ट्रीटमेंट इज टू एक्सटिंग्विश और एलिमिनेट द फाल्टी बिहेवियर एंड सब्स्टिट्यूट देम विद अडेप्टिव बिहेवियर पैटर्न। तो यहाँ पे जो एम रहता है, ठीक है, जो एक लक्ष्य रहता है उस दोषपूर्ण व्यवहार को समाप्त करने का या उसको खत्म करने का, ठीक है। तो मीन्स जो कि इस पैकेज को चुना गया था, तो उसका एम यही रहता है कि जो भी वह माल फंक्शनिंग बिहेवियर है या फाल्टी बिहेवियर है, ठीक है, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे समाप्त किया जाए। तो यहाँ पे कह रहे हैं द थेरापिस्ट डज दिस थ्रू स्टेबलाइज्ड एंटीसीडेंट ऑपरेशन और कंसीक्वेंट ऑपरेशन। तो यहाँ पे जो भी मीन्स एक थेरापिस्ट होता है तो वह उसे एंटीसीडेंट ऑपरेशन और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन के द्वारा मीन्स दूर कर सकता है, वह इस ट्रीटमेंट को चला सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास कह रहे हैं एंटीसीडेंट ऑपरेशन कंट्रोल बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रोसीड सच ए बिहेवियर। तो यहाँ पे अब एक डेफिनेशन हमारे पास एंटीसीडेंट ऑपरेशन किया है। पीछे हमने एंटीसीडेंट फैक्टर्स पढ़े थे, तो ये हमारे पास एंटीसीडेंट ऑपरेशन है। ऑपरेशन मीन्स कुछ ना कुछ अब
सुधार करने के लिए व्यवहारों में कुछ ना कुछ प्रक्रिया हो रही है, ठीक है। सो एंटीसीडेंट ऑपरेशन कंट्रोल बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रोसीड सच ए बिहेवियर। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भी इस एंटीसीडेंट ऑपरेशन है, ठीक है, सो यह उन पहलुओं को में परिवर्तन करता है या उन व्यवहारों में यह परिवर्तन करता है जो व्यवहार पहले घटित हो चुके हैं, जो व्यवहार मीन्स वह पीछे कर रहा है, ठीक है, और यह उन व्यवहारों को कंट्रोल करता है, ठीक है। और यह परिवर्तन मीन्स आगे कह रहे हैं द चेंज कैन बी डन बाय इंक्रीज और डिक्रीज द रेनफोर्समेंट वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। मीन्स अब यह जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो चेंज हो रहा है व्यवहारों में, तो यह किसी विशेष जो रेनफोर्सिंग होता है, जो पुनर्बलन होता है, उसकी वैल्यू को कम करके या उसकी वैल्यू को ज़्यादा करके मीन्स इस काम को अंजाम दिया जाता है, इस व्यवहारों में चेंज किया जाता है, ठीक है। अब हमने एंटीसीडेंट ऑपरेशन पढ़ा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि व्यवहारों को कंट्रोल करता है और यह उन पहलुओं को चेंज करता है, व्यवहारों के उन पहलुओं को चेंज करता है जो बुरा व्यवहार है, ठीक है, जो पहले वो व्यवहार कर रहा था। और यह कैसे चेंज की जाती है, इसमें रेनफोर्समेंट को कम किया जा सकता है या रेनफोर्समेंट को ज़्यादा किया जा सकता है। और रेनफोर्समेंट आप अच्छी तरह से समझते हो, यह एक तरीके का उत्तेजित करने वाला मीन्स स्टिमुलस होता है, एक तरीके का पुनर्बलन होता है जो व्यवहारों में सुधार करने के लिए मीन्स प्रयोग किया जाता है। तो ये रेनफोर्समेंट को अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो आपको स्किनर की जो ओपन एंड कंडीशनिंग थ्योरी है वो देखनी पड़ेगी। उसका लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वो आप देख सकते हो, ठीक है, वो मैंने पहले भी आपको बता दिया था। उसके बाद हमारे पास कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइजिंग ऑपरेशन। तो इसी को स्टेबलाइजिंग ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे एंटीसीडेंट ऑपरेशन का दूसरा नाम निकल के सामने आया है, ठीक है। एंटीसीडेंट ऑपरेशन का दूसरा नाम निकल के सामने आया है स्टेबलाइजिंग ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एग्जाम्पल के साथ जोड़ा गया है कि फॉर एग्जाम्पल इफ ए चाइल्ड गिव ट्रबल इन ईटिंग डिनर एंड स्टेबलाइजिंग ऑपरेशन वुड बी टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व टू एट टी टाइम। दिस वुड इंक्रीज द हंगर एट डिनर एंड देयर बाय इंक्रीज द रेनफोर्सिंग वैल्यू ऑफ फूड एट डिनर। तो यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल के साथ देखो, इस दिया गया है कि यदि कोई बच्चा रात को मीन्स भोजन करने में उसको परेशानी होती है, मीन्स वह भोजन बहुत कम करता है, ठीक। तो इसका मतलब यही है कि सिंपल सी बात है कि भाई उसे भूख नहीं लग रही रात को। तो यहाँ पे फिर इन्होंने दिया है कि जो स्टेबलाइजिंग ऑपरेशन है, जहाँ पे वो क्या कर सकते हैं कि डिक्रीज कर सकते हैं फूड की क्वांटिटी को एट द टी टाइम। मीन्स जो चाय का समय होता है, जो नाश्ते का समय होता है, तो उस टाइम पे भोजन की क्वांटिटी को कम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो कि रात को उसको भूख लगनी है, तो उसकी मीन्स जो भूख है वह रात को इंक्रीज हो जाएगी और सिंपली मीन्स फिर वह क्या है कि ज़्यादा भोजन करने लग जाएगा रात को, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ कही है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि देयर बाय इंक्रीज द रेनफोर्सिंग वैल्यू ऑफ फूड एट डिनर। तो यहाँ पे मीन्स जो भी रेनफोर्सिंग वैल्यू है रात को भोजन करने की, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मीन्स अब सुबह का भोजन कम कर दो जिससे उसको रात को ज़्यादा भूख लगेगी, है ना। सो प्रेजिंग द चाइल्ड, फिर उसके बाद क्या किया जाए, उसको प्रेज किया जाए, उसकी प्रशंसा की जाए। शी और ही ईट प्रॉपरली टेंड्स टू इनकरेज दिस बिहेवियर, ताकि वह लगातार इस व्यवहार को आगे फिर जारी रहे, ठीक है। भोजन करने के लिए मीन्स यहाँ पे बालक की फिर प्रशंसा की जाए और इसलिए जो भोजन करने की जो अनुक्रिया है, ठीक है, वो आगे लगातार जो प्रोसेस है वो जारी रहती है। द एंटीसीडेंट ऑपरेशन इज द रिडक्शन ऑफ फूड एट टाइम एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन इज प्रेजिंग द चाइल्ड फॉर ईटिंग डिनर। तो यहाँ पे हमने दो चीज़ें पढ़ी थी ना, कि एक तो एंटीसीडेंट ऑपरेशन पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि यह व्यवहारों को कंट्रोल करता है और व्यवहारों के उन पैटर्न्स को चेंज करता है जो बुरा व्यवहार होता है या जो पहले से वह बुरा व्यवहार कर रहा होता है, ठीक है। सो इसमें आगे हमने एक कॉन्सिक्वेंट फैक्टर भी कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन भी हमने किया था, ठीक है। सो हम यहाँ पे जो अब हमने एग्जाम्पल किया, तो एग्जाम्पल में जो एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या है, एग्जाम्पल में जो बच्चे का सुबह का भोजन, जो टी टाइम का जो फूड है, जो उसको कम किया गया है, वो है एंटीसीडेंट ऑपरेशन, ठीक है, ताकि उसके व्यवहार को चेंज करने के लिए, ठीक है, जहाँ पे उसके सुबह का भोजन कम कर दिया। एंड द कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन अब क्या बन गया, उसके बाद जब उसका भोजन कम कर दिया तो रात को वह खाना खाने लग गया अच्छे तरीके से। तो उसकी जहाँ पे जो प्रेज हो रही है, ठीक है, जो उसकी यहाँ पे प्रशंसा हो रही है जब वह डिनर टाइम पे भोजन कर रहा है, ठीक है, मीन्स रात के समय जब वह भोजन कर रहा है तो उसकी प्रशंसा हो, इट इज स्टेबलाइज द रिस्पॉन्स ऑफ ईटिंग डिनर। तो मीन्स यह क्या है कि एक तरीके का उसका रात को भोजन करने का जो रिस्पॉन्स है वह आगे लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है। सो एंटीसीडेंट ऑपरेशन हमने यहाँ पे किया कि यह व्यवहारों को कंट्रोल करती है। मीन्स अब यहाँ पे उसका जो परेशान करने वाला व्यवहार था उसको कंट्रोल कर लिया सुबह का भोजन कम करके, ठीक है। और उसके बाद जो उसकी आगे प्रेज की गई, उसको आगे मीन्स उसकी प्रशंसा की गई, ये किस में चला जाता है, कौन से ऑपरेशन में, ये कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दो ऑपरेशन किए, एंटीसीडेंट ऑपरेशन और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन, ठीक है। एंटीसीडेंट ऑपरेशन को हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती संक्रिया, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ववर्ती संक्रिया। अगर आपको
हिंदी में याद रखना हो तो हिंदी में भी आप याद रख सकते हो, पूर्ववर्ती संक्रिया, ठीक है। यह एक तरीके का पूर्ववर्ती है, मीन्स जो पहले उसका व्यवहार घटित होता है, जो वह बुरा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, जिसको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो और जो हमारे पास अब कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं हिंदी में इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामी संक्रिया, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं परिणामी संक्रिया। तो यह एक तरीके का आगे परिणाम, मीन्स उसका सुबह का भोजन कम करने पर परिणाम ये निकला कि भाई उसने रात के समय भोजन अच्छे तरीके से करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद फिर उसकी आगे प्रेज की गई, तो यह प्रेज किस में आ जाती है, कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन में आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे ए रेनफोर्सिंग की जो वैल्यू है सुबह के समय कम की जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो प्रशंसा करने का पुनर्बलन है, मीन्स जो प्रशंसा हो रही है वह भी एक तरीके का पुनर्बलन ही है। तो वो जब रात के समय वह भोजन कर रहा है तो रात के समय मीन्स उस टाइम पे जो प्रेज है, प्रशंसा है, वो की जा रही है। तो यहाँ पे रेनफोर्स वैल्यू बढ़ाई जा रही है, ठीक है। मीन्स एक पॉइंट पे वैल्यू कम की जा रही है ताकि व्यवहारों पर कंट्रोल किया जा सके और व्यवहार आगे फिर उसका सुधार किया जा सके, वह प्रशंसा ही एक तरीके का रेनफोर्समेंट है, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन में यहाँ पे प्रशंसा आ रही है, ठीक है, जब वह रात को भोजन करता है, ठीक है। सो होप कि ये चीज़ें आप समझ गए होंगे, एंटीसीडेंट ऑपरेशन को और कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन को। तो ये हमारे पास व्यवहार में था। आगे हमारे पास जो आता है जो कि है बिहेवियरल टेक्निक्स, ठीक है। मीन्स अब यह मीन्स जो भी व्यवहारात्मक तकनीक है, ठीक है, तो ये इसमें क्या चीज़ें आ जाती है, तो कह रहे हैं ए रेंज ऑफ टेक्निक इज अवेलेबल फॉर चेंजिंग बिहेवियर। तो यहाँ पे जो कि व्यवहारों को चेंज करने की बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पे हमारे पास उपलब्ध है। कह रहे हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ दीज टेक्निक्स आर रिड्यूस टू द अराउजल लेवल ऑफ द क्लाइंट, alter behavior through classical conditioning or operant conditioning with different contingencies of reinforcement। तो यहाँ पे मीन्स जो भी ये टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स में जो भी सिद्धांत होते हैं, थ्योरीज होती हैं, वह क्लाइंट के जो भी मीन्स जो भी उसका व्यवहार होता है, ठीक है, तो उस व्यवहारों को मीन्स कम किया जाता है। यहाँ पे कौन सी टेक्निक्स द्वारा यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे कि क्लासिकल कंडीशनिंग है, ठीक है, तो उसके व्यवहार को कम किया जा सकता है, जो बुरा व्यवहार है या चेंज किया जा सकता है, या ओपरेंट कंडीशनिंग है, ठीक है, उसके व्यवहारों को इसमें बदला जा सकता है। तो इसमें जो भी वो है हमारे पास रेनफोर्समेंट की कंटीजेंसी है, वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। मतलब कि पुनर्बलन जो दिया जा रहा है, ठीक है, वह अलग अलग तरीके का यहाँ पे पुनर्बलन दिया जा। सो गाइज होप कि आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें समझ गए होंगे। देखो बिहेवियर टेक्निक्स में अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, ठीक है, अवर्सिव कंडीशनिंग है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो हमारे पास ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, स्किनर की या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, तो वहाँ पे आप नेगेटिव स्टिमुलस या पॉजिटिव स्टिमुलस, नेगेटिव रेनफोर्समेंट या पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, ये चीज़ें यहाँ पे आप उन वीडियोज़ में देख सकते हो, अच्छे तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब ये पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आया है, ठीक है जी। और हमारे पास टोकन इकोनॉमिक जो ये मेथड है एक तरीके का टोकन इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे वीडियो में बताई गई है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो इसलिए इस मैटर को ज़्यादा यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव रेनफोर्समेंट में भी व्यवहारों में सुधार किया जा सकता है, लेकिन इसमें मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इसमें यह बच्चे के लिए थोड़ा सा क्या होता है कि उसको दुख देने वाला हो सकता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। लेकिन जो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है, इसमें बच्चे की जब हम प्रशंसा करते हैं, जब उसे कोई इनाम दे रहे होते हैं, ठीक है, उसे शाबाशी दे रहे होते हैं, जब पॉजिटिव है, तो उसे पाने के लिए बच्चा अपने आप अपने व्यवहारों में सुधार करता है ना। तो देखो दो तरीकों से हम पढ़ते हैं, या तो हम नहीं होना चाहते, फेल होने के डर से पढ़ सकते हैं। तो फेल होने का जब हमारे माइंड में विचार आता है, जहाँ हमारे लिए नेगेटिव रेनफोर्समेंट है, मीन्स फेल नहीं होना, तो हमें पढ़ना है, तो वहाँ पे हम पढ़ तो रहे हैं। लेकिन यदि हम ये सोच के पढ़ें कि भाई फर्स्ट आना है या पास होना है, तो वो पास होना, जब फर्स्ट आना जो हमारे माइंड में विचार आ रहा है, वो हमारे लिए पॉजिटिव रेनफोर्समेंट है। तो इसलिए ये नेगेटिव और पॉजिटिव हमारे व्यवहारों में सुधार करते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो एक तरीके का भाव होता है, जो फीलिंग होती है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक बिहेवियरल थेरेपी थी, जो कि मेनली जो हमारे सिद्धांत थे, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जैसे कि यहाँ पे मॉडलिंग वर्ड आया है, तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी में आता है, ठीक है, SLT थ्योरी जो कि बंडूरा की थी, ठीक है। तो ये मीन्स वहाँ पे हम एक मॉडलिंग वगैरह मॉडल यूज़ कर सकते हैं बच्चे के व्यवहारों को बदलने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमारे पास लर्निंग थ्योरी में आएंगी, और सारी लर्निंग थ्योरी के लिंक मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। सो गाइज आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास कॉग्निटिव थेरेपी आएगा, ठीक है। आगे का मीन्स यह वीडियो का थर्ड पार्ट है, और आगे की जो फोर्थ पार्ट आएगा इसी चैप्टर का, 5th चैप्टर का, वो हम कॉग्निटिव थेरेपी करेंगे फोर्थ पार्ट में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक करें, और जो नए कैंडिडेट जो चैनल के साथ जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साइकोलॉजी की हर तरीके की नॉलेज आपको इस चैनल पर मिलने वाली है, ठीक है। अभी तो हम चल रहे हैं, चलो NCERT की जो 12th
12th क्लास की बुक है ये कर रहे हैं, लेकिन आगे हम कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो क्विज सेक्शन रहता है, बहुत सारे मीन्स ऐसे जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर के आएंगे। सो वीडियो के चैनल के साथ हमारे बने रहें और हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Click on the give icon to subscribe us. Please subscribe us for more updates. Click on the give icon to subscribe us.